दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज संविधान में अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूँ दोस्तों, और आज बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में, जिसे हम चुनाव आयोग कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज संविधान का हमारा 63वां लेक्चर है, 63। जी हाँ दोस्तों, इसी सीरीज में 150 लेक्चर में आपको केवल और केवल इतिहास विषय कवर कराया गया। 151 नंबर से जो क्लास चल रही है, आज 213वीं क्लास है। जी हाँ, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार पीछे जाकर देख लीजिए, इतनी अच्छी श्रृंखला आपको कभी नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो आज 213वां लेक्चर हमारा है। आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं ना, तो 6390 सवाल आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं आप कि पढ़ना है कि नहीं पीछे का? पीछे की चीज़ों को पढ़ते चलिए और कायदे से उन्हें नोट करते चलिए। ठीक है, तो जो हमारे टॉपिक है, इसमें कितने सवाल आते हैं आपके परीक्षा में, जरा उस पर भी अपना नजर डालते हैं। सवाल आता है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन है क्या? ठीक है, ये आपको बताना है। भारत में निर्वाचन पद्धति जो है किस देश से ली गई है, या भारत की पहली और एकमात्र महिला जो मुख्य चुनाव आयुक्त चुनी गई थी, उनका कार्यकाल क्या था या उनका नाम क्या था? या अगला सवाल दिया, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है, इन्हें कौन अपॉइंट करता है, किससे पूछकर अपॉइंट करता है? मत देने का अधिकार मूल अधिकार है या विधिक अधिकार है? या फिर देश के प्रथम आम चुनाव जब हुए तो उस समय चुनाव आयुक्त कौन था? तो तमाम ऐसे सवाल हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप चूक जाओगे सारे प्रश्नों का जवाब देने में। ठीक है, अगर आप क्लास लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया। हम कह रहे हैं आप विषय को बार बार मत पढ़िए। ठीक है, यहां पढ़ने के बाद अच्छा लग रहा है कि सर हमारी तैयारी बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये सोच के देखो ना कि जब आप फ्री में इतना अच्छा कंटेंट पा रहे हो तो जो हमारा पेड प्रोग्राम होगा वहां हमने कितना मेहनत कर रखा है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, अलग अलग परीक्षा के लिए आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एक बार आपने विषय पर कमांड बना लिया ना, फिर कुछ भी छूटेगा नहीं, कहीं आप चूकेंगे नहीं। ठीक है, तो ये बहुत सारे विषयों के लिए दोस्तों यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल है। हमारे हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। तो ध्यान क्या रखना, हमें आज हमारा 213वां लेक्चर है और 6361 से लेकर 6390 तक के सवाल हम कवर करने चल रहे हैं। ठीक है, और टॉपिक जो हमारा दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग हमारा टॉपिक है। पहला सवाल, निर्वाचन आयोग का गठन। जी हां दोस्तों, निर्वाचन आयोग का गठन दोस्तों ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? पहला सवाल है। तो कभी भी दोस्तों निर्वाचन आयोग के बारे में पूछे तो बताएगा दोस्तों निर्वाचन आयोग का गठन कहां बताया गया है? अनुच्छेद 324 में। कहां बताएगा दोस्तों? अनुच्छेद 324 में। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत का जो निर्वाचन आयोग था, ठीक है, भारत का जो निर्वाचन आयोग था, इसका गठन कब हुआ था? वो तिथि आप बता सकते हैं क्या? ठीक है, आयोग का गठन, ये तो अनुच्छेद हो गया ना। अगर सवाल आए कि इसका गठन कब हुआ था, तब आप क्या बताएंगे? इसका गठन हुआ था दोस्तों 25 जनवरी को। कब हुआ था दोस्तों? ये सवाल आता है 25 जनवरी को 1950 में। कब हुआ था दोस्तों? 25 जनवरी 1950 को यह पहली बार अस्तित्व में आया था, याद रखेंगे। संविधान का अनुच्छेद पूछे तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 324। अगर वो तिथि पूछे कि कब इसका गठन हुआ, तब क्या बताएंगे? 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, ठीक है, लोकसभा मतलब जो एमपी का चुनाव है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो निम्न सदन का चुनाव है, और विधानसभा का मतलब क्या हो गया? एमएलए का जो चुनाव हो गया, जो निम्न सदन राज्यों में है, उसके चुनाव की बात कर रहा है। कह रहा है इसके निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार पर होना ये किस अनुच्छेद में निहित है? ठीक है, तो दोस्तों ये जो चुनाव होते हैं इनमें कौन हिस्सा लेता है? वयस्क मताधिकार। जो वयस्क पुरुष है भारत का, वो दोस्तों क्या करता है? मताधिकार में मत देता है। और कौन से पुरुष? जिनकी उम्र दोस्तों कम से कम 18 वर्ष हो चुकी हो। ठीक है, 18 वर्ष हो चुकी हो, वही दोस्तों चुनाव में हिस्सा लेते हैं। उनके अलावा और किसी को चुनाव में जो है मत देने का अधिकार नहीं होता है। कम से कम 18 साल। यहां पूछा दोस्तों कौन सा अनुच्छेद जहां ये बातें बताई गई हैं, तो याद रखेगा ये वाली बात बताई गई अनुच्छेद 326 में। कहां बताई गई है? एक सवाल और मेरे दिमाग में आ गया। मान लीजिए कभी सवाल आ जाए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछ ले सवाल? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तब क्या बताएंगे? क्योंकि यहां कहीं ना कहीं मत देने की बात आ रही है, तो ऐसे में पूछा जा सकता है। दोस्तों जो 25 जनवरी आपने यहां पढ़ा ना, जब इसका गठन हुआ था, इसी 25 जनवरी को दोस्तों क्या किया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुआ? तो भारत सरकार ने इसे 2011 से शुरू किया था। कब से? 2011 से ये
कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, ये मनाया जाने लगा। ठीक है, हर साल 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये सवाल भी याद रखेंगे। लिख रहा है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन दोस्तों ये किस अनुच्छेद में है? देखिए, जब जब निर्वाचन के मामले होते हैं तब न्यायालय कुछ ना कुछ अगर जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करती है। दोस्तों ये कहां पर बताया गया इसके बारे में? तो अनुच्छेद 329 बताता है इसके बारे में। ये पावर जो न्यायालयों के पास है ये किसके द्वारा है दोस्तों? अनुच्छेद 329 यानी हमारा संविधान ये पावर देकर रखा है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तीसरा वाला जो है बहुत शानदार सवाल है। आगे बढ़िए और देखिए किस किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। लिख रहा है निर्वाचन आयोग जो है ये किस प्रकार की संस्था है? क्योंकि दोस्तों निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहां हुआ दोस्तों? इसका उल्लेख दोस्तों संविधान में हुआ है। तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों कि जिस किसी का उल्लेख संविधान में हो, ठीक है, संविधान में है, और दोस्तों इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? तो आपने पढ़ा अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है। ठीक है, और जब किसी चीज का उल्लेख संविधान में होता है तब उसे हम क्या कहते हैं? संवैधानिक संस्था कहते हैं या सांविधिक संस्था कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संवैधानिक संस्था या सांविधिक संस्था का नाम देते हैं। ये आप याद रखेगा, ये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आता है कई बार परीक्षा में ना, तो बच्चे अनायास का इधर उधर जवाब, जैसे विधिक दे देता है, विधिक संस्था है या संवैधानिक संस्था है। ठीक है, इसी तरह से नाम दे देता है, गैर संवैधानिक है, बच्चा परेशान वहीं पे। ठीक है, इसको समझिएगा। लेकिन भारत में निर्वाचन पद्धति ये किस देश से लिया गया? देखिए, जब हमारे देश का संविधान बन रहा था ना, तो कई सारी विशेषताओं को अलग अलग देशों से ग्रहण किया गया। जैसे अगर यहां ये बात आई रही है तो मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि दोस्तों एकल नागरिकता को कहां से ग्रहण किया गया? क्या सवाल दोस्तों? एकल नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान दोस्तों ये कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहां पर? यहीं से दोस्तों संघीय संसद या संसदीय व्यवस्था भी लिया गया। क्या लिया गया है? यहीं से संसदीय व्यवस्था का कॉन्सेप्ट भी लिया गया है। उसी तरह से निर्वाचन पद्धति कहां से लिया गया दोस्तों? ये निर्वाचन पद्धति भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे, अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। लिख रहा निर्वाचन आयोग का गठन करता कौन है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। तो निर्वाचन आयोग का गठन करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति। जिस तरह से पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वित्त आयोग के गठन के बारे में, जो बताया गया अनुच्छेद 280 में 81 में सिफारिशों के बारे में बताया गया, उसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उनमें एक अध्यक्ष होते हैं, 4 अलग मेंबर होते हैं। उसी तरह से यहां भी गठन कौन करता है? निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इस सवाल को भी याद रखेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? कहीं कोई डाउट हो तो बताओ हमें। समझ में आ रहा है अच्छे से? देखिए, एक एक टॉपिक पर बड़े इत्मीनान से हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई जल्दीबाजी भी नहीं है ना, एकदम आराम आराम से चीजों को सीखना है, समझना है। मैं जानबूझकर आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं देता, ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन देने का मतलब उत्तर आपके सामने लिखा है, और कुछ नहीं लिखा रहेगा तो आपको सोच के बताना पड़ेगा। इससे यह पता चलेगा कि हमारी स्मरण शक्ति कितनी मजबूत है और हम कितने अच्छे से चीजों को याद रख पाते हैं, या जो 30 सवाल हैं इनमें से कितने सवाल हम खुद ब खुद कर पा रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कितना क्लास में देख करके सीख पा रहे हैं, ये आपको पता चल पाएगा। लिख रहा दोस्तों सवाल कि निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? जी हां दोस्तों, चेयरमैन। अच्छा सा सवाल दे दिया। तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है दोस्तों? जो अध्यक्ष होता है। जो निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है आप उसी को तो चेयरमैन कहेंगे। ठीक है, तो याद रखेगा। और अध्यक्ष के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्या कहते हैं दोस्तों? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या फिर दोस्तों इसी को हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो याद रखिएगा CIC कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? CIC यानी मुख्य चुनाव आयुक्त, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, आगे लिख रहा है निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त या कार्यकाल कौन निर्धारित करता है? कौन डिसाइड करता है कि इनका कार्यकाल क्या होगा, इनकी सेवा शर्तें क्या होगी? तो दोस्तों ये सारी बातें हमारी संविधान में डिसाइड है। कहां डिसाइड है दोस्तों? क्योंकि यह एक संवैधानिक संस्था है, तो संविधान में ही याद रखेगा इनके सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है। ठीक है, हाँ, सेवा शर्तों में कुछ बदलाव करना है तो संसद चाहेगी बदलाव कर लेगी, क्योंकि संसद ही क्या करती है? इस संविधान में बदलाव के लिए जिम्मेदार है। तो अगर संसद चाहे तो सेवा शर्तों को बदल सकती है, इनके कार्यकाल को बदल सकती है, जो चाहे कर सकती है। ठीक है, लिख रहा देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों देश के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन जी। कौन थे दोस्तों?
सुकुमार सेन। बड़े लंबे टाइम पीरियड के लिए दोस्तों इनका चुनाव हुआ था। ठीक है, आप देख रहे हैं कि 50 में बना था और 50 से लेकर 58 तक दोस्तों लगातार यही अपने गद्दी पर बैठे रहे सुकुमार सेन जी। ये भारत के क्या थे दोस्तों, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। देखिए, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहिए चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त कहिए, एक ही बात है, अलग अलग नहीं। निर्वाचन के जगह पे चुनाव शब्द का भी इस्तेमाल होता रहता है। लेकिन आप भारत की पहली और एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, ये बहुत अच्छा सवाल दे दिया दोस्तों। अब लोगों को समझ में आता है कि सर कभी महिला थी भी कि नहीं थी, पहले ये बताइए। ठीक है, तो महिला थी दोस्तों, और ये कब थी, तो बहुत कम समय के लिए थी। ये 26 नवंबर 1990 को दोस्तों इनका अपॉइंटमेंट हुआ था और दिसंबर तक थी। दिसंबर में शायद 11 दिसंबर या 10-11 दिसंबर के आसपास फिर ये पद से हट गई थी। यानी एक महीना भी नहीं दोस्तों, कितना दिन, 10-12-15 दिन आप समझ लीजिए क्या है। ठीक है, तो ये समय। अच्छा, नाम दोस्तों क्या था इनका, जो पहली मुख्य महिला चुनाव आयुक्त थी, इनका नाम था दोस्तों वी.एस. रमा देवी। क्या नाम था दोस्तों, वी.एस. रामा देवी। वी.एस. रामा देवी इनका नाम है। ये अभी तक एकमात्र मुख्य महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रही दोस्तों। अभी तक इस पद पर दोबारा किसी व्यक्ति को या महिला को अपॉइंट नहीं किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा निर्वाचन आयोग में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं, एक तो होते हैं दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन होते हैं, एक होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और आपसे पूछा है इनके अलावा, तो इनके अलावा दोस्तों 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। क्या होते हैं, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो एक मुख्य होते हैं और 2 अन्य होते हैं, आप ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं बार बार परीक्षा में। मैं केवल उन्हीं सवालों को लेकर आता हूं दोस्तों, और देखते होंगे हमारी क्लास में कभी मैं रिपीट नहीं करता। ठीक है, ऐसा नहीं कि 30 सवाल देना है तो कुछ भी खाना पूर्ति के लिए आपको दे दूं। ठीक है, हर सवाल अपने आप में अलग होता है, और एकदम बिलो स्टैंडर्ड से लेकर एकदम हाई स्टैंडर्ड तक जो कुछ बन पड़ता है मैं वो सब कुछ देने का प्रयास करता हूं। जहां टॉपिक बड़ा होता है वहां 2 लेक्चर कर देता हूं। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है, तो इन दोनों लोगों का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल रखा गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है। ठीक है, कार्यकाल को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों दिमाग में ना हमेशा फीड रहता है 5 साल, और ऐसे में हम सोच समझ नहीं पाते। यहां याद रखेगा 6 साल। क्यों हमको 5 नहीं याद रखना है, आप इसको ऐसे याद रखेगा, 5 साल में तो हर जगह चुनाव होना है। अब 5 साल में इनको हटा देंगे तो दोस्तों दिक्कतें हो जाएंगी ना, इसलिए इनका 1 साल ज्यादा रखा गया होता है, 6 साल। ठीक है, इनका कितना कार्यकाल होता है, 6 साल का कार्यकाल होता है, ये आप याद रखेंगे। दोनों के लिए 6 साल होता है और अधिकतम 6 साल होता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अधिकतम 6 साल का कार्यकाल होता है, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो चाहे वो अन्य चुनाव आयुक्त हो। यानी एक ही मुख्य होते हैं और 2 अन्य में होते हैं, तो दोनों के लिए एक ही कंडीशन होता है। लेकिन आप भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किस आयु तक दोस्तों अपने पद पर रह सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा दोस्तों, यहां चीफ के बारे में पूछा। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा दोस्तों। तो ये जो होंगे ये अपने पद पर रहेंगे दोस्तों अधिकतम 65 वर्ष के लिए। कितना रहेंगे दोस्तों, अधिकतम कितने वर्ष के लिए दोस्तों, 65 वर्ष के लिए रहेंगे। लेकिन जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं ये कितने समय के लिए रहते हैं दोस्तों, तो अन्य वाले रहते हैं दोस्तों केवल 62 वर्ष तक। यही अंतर है। ठीक है, एक अंतर जो आपको देखने को मिलता है वो मुख्य अंतर यही है। नहीं तो दोस्तों कार्यकाल ध्यान से पढ़ेंगे तो दोनों के लिए जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का ही कार्यकाल होता है। तो एक तरफ ये सिमिलर रहता है, दूसरी तरफ थोड़ा सा अलग है। अब इस चीज पे अगर ध्यान नहीं दिया ना तो याद रखो परीक्षा में सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके ध्यान में बातें आती भी नहीं एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में आप 20 बार पढ़ के गए होते लेकिन याद नहीं आती। कार्यकाल दोनों के लिए 6 साल है, लेकिन अगर फाइनली रिटायरमेंट की बात देखेंगे तो इनके लिए दोस्तों 65 वर्ष रखा गया, मुख्य हैं, इनके लिए दोस्तों 62 वर्ष रखा गया, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, लिख रहा विधान परिषद के चुनावों का संचालन कौन करता है। देखिए, चाहे यहां विधान परिषद लिख दे, ठीक है, चाहे सीधे सीधे विधान परिषद क्यों लिख रहा है भैया, आप यहां सीधे विधानमंडल कर लो ना। विधानमंडल करोगे तो विधानमंडल में विधान परिषद भी आ जाएगा और विधानसभा भी आ जाएगी। ठीक है, विधान दोनों आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आप यहां संसद कह सकते हैं, संसद, क्योंकि जैसे आपने संसद कहा वैसे संसद में राज्यसभा भी आ जाएगा और संसद में जो लोकसभा है यह भी आ जाएगा। अब देखिए, इस तरह के जितने भी चुनाव होते हैं या फिर जो और भी जो चुनाव होते हैं ये सारे के सारे चुनाव कौन कराता है दोस्तों, निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है, निर्वाचन आयोग। एक सेकेंड, ओहो, सुनिएगा थोड़ा सा। यहां दोस्तों विधानसभा को हटा दीजिए, क्योंकि विधानसभा
वाला जो है ना, ये वाला हटा दीजिए, ठीक है, ये हटा दीजिए। ये इसलिए हटा दीजिए क्योंकि जो विधानसभा वाला सवाल दे दिया दोस्तों, होता क्या है कि जिस तरह से केंद्र का अपना निर्वाचन आयोग है, उसी तरह से राज्यों का अपना निर्वाचन आयोग होता है, उसी तरह से राज्य निर्वाचन आयोग होता है। तो जो राज्य वाले चुनाव होते हैं ना, उनको राज्य निर्वाचन आयोग डील करता है। यहां तो दोस्तों हम सीधे सीधे किसकी बात कर रहे हैं, यहां हम सीधे सीधे निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों वहां पे ऐसा नहीं लिखा था, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। अभी नहीं ध्यान देंगे गलत हो जाएगा, और हो भी सकता है भाई, कई बार हमसे भी गलती हो जाती है, लिखा कुछ और रहता है, बोल कुछ और देता हूं, तो मशीन थोड़े हैं हम लोग, हैं कि एकदम जो फीड है वही बोलना है। अरे जुबान है, कभी खिसक गई, कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है। हालांकि ध्यान में रखता हूँ इस बात को कि नहीं, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो इस बात का ध्यान रखो कि नहीं गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी चलिए, तो याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई किताबें आई हैं। आप केवल इतना भरोसा करिए कि जो इंसान अपनी फ्री की क्लास में इतना मेहनत कर सकता है, फिर अगर आप मुझे 10 रुपये भी देते हैं ना, तो उस काम के लिए हम बहुत ईमानदारी से, बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं, ठीक है। जो किताबें हैं, ये किताबें बहुत एंटीक हैं, हर मामले में एंटीक है। आप किसी भी पब्लिकेशन की किताब रख लीजिए, साथ में स्टडी 91 की किताब रखिए। आपको नहीं समझ में आएगा ना, आप कॉल करके हमसे पूछिए कि सर क्या अंतर है, आप मुझे बताइए। सर आपने मोटिवेट किया, हमने किताब ले लिया, लेकिन इस किताब की क्या खासियत है बताएं। मैं सोच रहा हूं क्यों ना एक प्लेलिस्ट बना दिया जाए जिसमें अलग अलग किताबों के बारे में जानकारी दिया जाए कि भाई देखिए किताबों की क्या क्वालिटी है, वो आपको पता चल पाए, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आगे लिख रहा है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त किस न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन भोगी होता है। तो दोस्तों जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं ना, ठीक है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन दोस्तों, जिनके लिए हमने कार्यकाल क्या पढ़ा था, हमने इन्हीं के लिए कार्यकाल पढ़ा था। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, और इनकी जो अवधि होती है वो अवधि कितनी होती है दोस्तों, वो अवधि 65 वर्ष होती है, ठीक है। राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं, ठीक है। अब ये वेतन भोगी किसके बराबर होते हैं, किसके बराबर इनको वेतन मिलता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ना, उनके बराबर जाकर इनको वेतन मिलता है। बहुत बड़ी बात है कि नहीं, बहुत बड़ी बात है। लिख रहा दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त को कितना, 3.5 लाख रुपया, ठीक है। लिख रहा मुख्य चुनाव आयुक्त को किस न्यायालय के न्यायाधीश की तरह पद से हटाया जा सकता है। तो जिस तरह से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उनको पद से हटाया जाता है, उसी तरीके से दोस्तों इन्हें भी हटाया जा सकता है। कैसे, याद रखेंगे, साबित कदाचार के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, साबित कदाचार एवं असमर्थता, क्या दोस्तों, असमर्थता के आधार पर इनको क्या कर सकता है, हटाया जा सकता है। कभी भी दोस्तों महाभियोग शब्द का प्रयोग मत करिएगा। मैंने आपको समझाया है कि महाभियोग भारत में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर लगता है, और किसी पर महाभियोग नहीं लगता है। बाकी लोगों को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। लिख रहा राष्ट्रपति किसकी सलाह पर निर्वाचन आयुक्त को दोस्तों पदच्युत कर सकते हैं। तो दोस्तों सलाह किससे लेंगे, जो इनसे ऊपर होंगे, या और इनसे ऊपर कौन होते हैं, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको क्या किया जा सकता है, उनको राष्ट्रपति पदों से हटा सकते हैं, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटा पाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए तो क्या, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर जो है यहां पर पहले केस चलेगा संसद में, ठीक है, तब हटेंगे जाकर, ठीक है। केस चलना मतलब वहां पे चीजें पास होंगी तब, और इसको याद रखेंगे यहां पर। और जो अन्य वाले वो तो इनसे सलाह लेकर डायरेक्ट हट जाएंगे, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये ऐसे सवाल आते हैं। लिख रहा दोस्तों, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ठीक है, ये दोस्तों कौन डिसाइड करता है, याद रखेगा, ये चुनाव निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग जो है दोस्तों, जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी को क्या चिन्ह देना है, ठीक है। वो अभी उसका जो है उसको मान्यता मिली कि नहीं मिली, ये सारा डिसीजन कौन लेता है दोस्तों, चुनाव आयोग लेता है। लिख रहा पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन थे दोस्तों, हमने पढ़ा सुकुमार सेन थे। और सुकुमार सेन का कार्यकाल कितना था, कब से कब तक के लिए, तो मैंने बताया था दोस्तों 1950 से लेकर के 1958 तक, ये मैंने पीछे चर्चा किया था। तो याद रखें दोस्तों इनका कार्यकाल क्या है, 50 से लेकर 58 तक का कार्यकाल है। जो दूसरे ये सीईसी मतलब समझ रहे हैं ना, चीफ, अच्छा सीआईसी हो गया था, इलेक्शन कमीशन होगा ना, मैंने कहीं सीआईसी लिख दिया था। देखिए पढ़ वही रहा था लेकिन अब ध्यान में नहीं आया, ठीक है। यहां पे देखिए सीआईसी नहीं होगा दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमीशन होगा ना, इसको जरा सुधार कर लीजिए। क्या करेंगे यहां पे हमने बताया था आपको चीफ, क्या बताया था शब्द, चीफ इलेक्शन
कमीशन, ठीक है। तो याद रखेगा CEC होगा, क्या होगा, CIC नहीं CEC होगा ना, ये गड़बड़ी हो गया था, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए दिमाग में रहता है कि नहीं कहाँ क्या गलत लिख दिया मैंने, यहाँ क्या लिखा है CEC, इसको याद रखेगा चीफ इलेक्शन कमीशन। बोल मैं वही रहा था लेकिन गलती हो गई। देखिए आज की क्लास में बोला भी कि भाई कोई मशीन नहीं है, हो जाती गलतियां, बोल सही रहा था लिख गलत रहा था, तो सुधार कर लीजिएगा आप सभी। लेकिन आज जो दूसरे नंबर के थे उनका नाम था दोस्तों कल्याण सुंदरम। ये कल्याण सुंदरम जी का कार्यकाल क्या था, तो सिंपल सी बात है, एक लोगों का कार्यकाल जब समाप्त हो रहा है तो उसी के बाद दूसरा शुरू होगा। तो 58 से लेकर दोस्तों 1967 तक दोस्तों 1967 तक दोस्तों इनका कार्यकाल रहा, किसका, कल्याण सुंदरम जी का। ये दूसरे नंबर के क्या थे दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और मैं कहता हूं कम से कम 3 आपको पता होना चाहिए। जो तीसरे नंबर के थे दोस्तों, पहले नंबर पे तो सुकुमार सेन थे, यहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सुकुमार सेन पहले नंबर के थे और एसपी सेन जी दोस्तों ये तीसरे नंबर के थे। तो याद रखेगा 1967 में ये कल्याणम जी हटे हैं और उनके बाद दोस्तों 72 तक, ठीक है, कब तक दोस्तों, 1972 तक का जो कार्यकाल था ये किसका था दोस्तों, ये एसपी सेन जी का था। किसका था, एसपी सेन जी का। अब अंतिम से 2 देख लीजिए। जो 23वें नंबर के थे दोस्तों उनका नाम है सुनील अरोड़ा, और जो वर्तमान में दोस्तों इनका नाम है सुशील चंद्रा। तो बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लोग क्या करते हैं यहां सुनील चंद्रा कर देते हैं और सुशील अरोड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो सुनील अरोड़ा जी थे, बाद में सुशील चंद्रा जी आए। तो सुनील अरोड़ा जी जो 23वें नंबर के थे उनका जो कार्यकाल था वो 2018 से थे और 18 से लेकर 2021 तक थे। कब थे दोस्तों, 2018 से लेकर 2021 तक, ठीक है। और सुशील चंद्रा जी दोस्तों ये 2021 से लेकर के ये अब तक हैं। अब आप देखिएगा, थोड़ा समय देख लीजिएगा कि दोस्तों ये कब तक रहेंगे वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये डेटा क्या होता है दोस्तों, ये डेटा परिवर्तित होता रहता है। तो जब परिवर्तित होगा तब इसे आप फिर से क्या करिएगा, इसको याद रखेगा, इसको रिमेंबर रखेगा कि इसको हमको क्या बताना है, ठीक है। तो इनका कार्यकाल अभी तो चल रहा है क्योंकि 2023 चल रहा, अभी तो चल रहा, आगे चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या दोस्तों, सुशील चंद्रा। इसके पहले कौन थे, सुनील अरोड़ा। क्या नाम था, सुनील अरोड़ा। अभी वर्तमान में सुशील चंद्रा, दोनों याद रखेंगे। लिख रहा दोस्तों मत देने का अधिकार जो है ये हमारा मूल अधिकार है या हमारा विधिक अधिकार है, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है। मूल अधिकार तो हम दोस्तों पढ़ते हैं भाग 3 में, ठीक है। हम कहां पढ़े दोस्तों, हम पढ़ते हैं भाग 3 में, हम पढ़ते हैं भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। और किस अनुच्छेद से लेकर, तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में। कहां से लेकर, 12 से लेकर 35 तक में। क्या आपने 12 से लेकर 35 तक में कहीं भी मूल अधिकार में आपने मत देने के अधिकार के बारे में पढ़ा क्या, ठीक है, नहीं पढ़ा। तो याद रखेगा जब नहीं पढ़ा तो कहां ज्यादा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। सीधा सीधा बताइए कि मत देने का अधिकार क्या है, यह हमारा विधिक अधिकार है। क्या है दोस्तों, यह हमारा विधिक अधिकार है और इसके बारे में प्रावधान है, ठीक है, कि 18 साल से जो कोई भी अधिक उम्र का हो जाएगा वो मत देगा। लेकिन ये दोस्तों बातें कहां बताई गई हैं, तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि अनुच्छेद 326 में बताई गई कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति है तो चुनाव में जो है अपना मत दे सकता है। लिख रहा मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व तो दोस्तों किस संस्था के पास है। अब देखिए जब जब कभी चुनाव होने वाला रहता ना, उसके पहले नए मतदाताओं की संख्या तो आएगी क्योंकि लोग 18 वर्ष से ऊपर होंगे, तब दोस्तों उनके लिए उनका एक कार्ड बनाया जाएगा, वोटिंग कार्ड। ये सारा काम होता है निर्वाचन आयोग का। किसका काम होता है दोस्तों, ये सभी काम कौन करता है, ये काम करता है दोस्तों निर्वाचन आयोग। कौन करता है, निर्वाचन आयोग। इसे भी याद रखेंगे। लिख रहा मतदान से कितने समय पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, तो दोस्तों आचार संहिता लगती है और 48 घंटा पहले सब चुनाव प्रचार बंद करना होता है, क्योंकि आचार संहिता जब लग जाए तो याद रखेगा चुनाव प्रचार नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब सुविधा इसलिए किया गया कि कहीं लड़ाई झगड़े ना हो, कहीं दंगे वगैरह ना हो, तो 48 घंटे पहले, चुनाव से 48 घंटे पहले पूरी तरह से चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाता है। सारी पार्टियां बैठ जाती हैं, जितना होना तो हो गया, अब जो होगा वो जनता निर्णय लेगी, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा लोकसभा तथा विधानसभा में कितने मत प्राप्त नहीं करने पर, ठीक है, आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं चाहे विधानसभा का लड़ रहे हैं, यानी चाहे एमपी का चुनाव हो रहा है चाहे एमएलए का हो रहा है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो वहां पर अगर चुनाव हो रहा है और कोई ऐसा प्रत्याशी है, ठीक है, जिसने कितना मत प्राप्त नहीं किया कि उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। देखिए चुनाव लड़ने के लिए कुछ न कुछ राशि को जमानत के रूप में जमा करना पड़ता है। हर एक इलेक्शन के लिए अलग अलग जमानत राशि होती है। वो जमानत राशि आपको वापस मिल जाती, लेकिन अगर आपने 1/6 मत नहीं प्राप्त किया, कितना, कुल मत का 1/6 मत अगर आपने, जैसे मान लीजिए मत पड़ा 1000, कितना मत पड़ा 1000, तो 1000 का 1/6
है, जो भी आएगा अगर वो आपने प्राप्त नहीं किया तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि भैया अगर ना चुनाव लड़े जमानत जब्त कर लोग कर, यानी इतना बेकार उनका प्रदर्शन रहा कि उनकी जमानत जब्त हो गया। 1/6 वोट भी उनको नहीं मिला, 1/6 बहुत कम होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। यानी अगर हम 60 वोट की बात करें तो 60 में से दोस्तों 60 का करेंगे ना, यहां देखिए 60, आप ऐसा आंकड़ा लीजिए, ठीक है, 1/6 तो आ जाएगा 10। अगर 60 वोट कुल पड़े तो कम से कम 10 वोट तो आपको मिले, 10 वोट मिले तब तो जमानत राशि वापस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। लेकिन आपकी संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु पहले जो 21 वर्ष था दोस्तों, उसे घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। ये दोस्तों 61वें संविधान संशोधन में किया गया। किससे दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन। एक सवाल और आ सकता है कि ये 61वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था सर, तो याद रखिए दोस्तों ये 1989 में हुआ था। कब हुआ था, 1989 में हुआ था 61वां संविधान संशोधन। पहले हमारे देश में कम से कम 21 साल का उम्र का जो हो जाता था तब उसे मत देने का अधिकार था, बाद में इसको घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। अगला सवाल, लेकिन अब भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार में कब शामिल किया गया, बहुत अच्छा सवाल और बहुत ज्यादा परेशान भी आपको कर सकता है, ठीक है। तो महिलाओं को जो मताधिकार मिला, यह मिला दोस्तों 1950 से, ठीक है। इसके लिए बाकायदा प्रावधान हुआ 1950 में, ठीक है। हालांकि चुनाव वगैरह भी तो इसके बाद ही शुरू हुए, लेकिन 1950 आप ये डेटा याद रखेंगे, ये अच्छा सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में ही समाप्त हो जाती है। देखिए 30 सवाल कितने जल्दी समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। इतना समय लगता है बनाने में, उससे कम समय लगता है पढ़ाने में। अच्छा मेरी एक आदत और भी है ना, मेरे इधर उधर की कोई बातें नहीं करता, इसीलिए दोस्तों क्लास जल्दी समाप्त हो जाती। थोड़ा बातचीत करता, थोड़ा हंसी मजाक होता तो क्लास और भी चलती, लेकिन क्या फायदा, मुझे लगता नहीं। गंभीर होकर पढ़िए, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको आपके समय की फिक्र ना हो, लेकिन मुझे तो बहुत फिक्र है, ठीक है। इसलिए क्लास छोटी बनाता हूं कि जो अपनी बाहर तैयारी भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हमारे चैनल पे जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं और वो आगे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर होता है, क्योंकि उनके पास कम समय होता है। तो मैं यहाँ अगर उधर उधर की बातें करूंगा तो कहीं ना कहीं उनका समय नुकसान होगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता, सीधे टॉपिक पर ही बात करता हूँ, ठीक है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने खुद हाथ से तैयार किया था। ये वाले नोट्स हैं, ये पहले भी मैं नोट्स पे कॉपी पे ही पढ़ाता था दोस्तों यूट्यूब पर, आप पुरानी क्लासेस दे सकते हैं, आज भी उस क्लासेस बहुत सारे बच्चे देखते हैं, ठीक है। तो ये वाले नोट्स हैं, बाकी अब बोर्ड वगैरह आ गया तो अब यहाँ चलती क्लास। तो इसके अलावा जो किताबें हैं, जो कोर्सेज हैं, आप एक बार उन्हें भी ज्वाइन करिए, तब जाकर आपको लगेगा कि वाकई नितिन सर के साथ जुड़ने में फायदा है या नहीं है, ठीक है। बाकी अगर मैं चीजें आपको सिखा ले जाऊंगा तो आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि नहीं सर फायदा है, और नहीं सिखा पाऊंगा तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ये तो डिपेंड कर, देखिए सिखाना ना सिखाना भी मैं कुछ नहीं मानता, मैं मानता हूं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाए ना तब फायदा है। क्योंकि हम बहुत अच्छा आपको सिखा दे रहे हैं और परीक्षा में आके सब गुड़ गोबर आप कर दे रहे हो, तो हमारे सिखाने का कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा आउटपुट पे बात करता हूं, आउटपुट, फाइनल आउटपुट, ठीक है। हमने कितना मेहनत किया, आपने कितना मेहनत किया, कोई मैटर नहीं करता भाई। आप किसी को कहो हम 20 घंटा पढ़ते हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपके पढ़ने को कोई फायदा है? आप 20 मिनट पढ़ो, आप सिलेक्शन ले लो तो पूरा फायदा है। हम हमेशा आउटपुट पे बात करते हैं, ठीक है। तो मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूं ये तब तक मैटर नहीं करता जब तक कि आप सेलेक्ट नहीं हो जाते, ठीक है। जब आप सेलेक्ट होने लगेंगे, जब दुनिया जानने लगेगी कि नहीं ये बच्चा स्टडी 91 से पढ़कर सिलेक्ट हुआ है, तब जाकर नितिन सर का उद्देश्य पूरा होगा, ऐसे नहीं, ठीक है। अभी तो बहुत मेहनत करना बाकी है, ठीक है। खैर मैं लगा हूं, थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन वीडियो को आपने नहीं देखा एक बार जाके देखिए, नोट्स बनाइए, हालांकि पीडीएफ भी देता हूं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां जाइए पढ़िए और पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा। तो सारी चीजें दी जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सहयोग आपका चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।